हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स कोच, और स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 12th का पोर्शन है और 12th की पोर्शन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रो के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। एक्चुअली हम लोग इस पूरे 12th के पोर्शन में पढ़ने क्या वाले हैं? इस पूरे 12th के पोर्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, राइट? इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ने वाले हैं। अब ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और डायनेमिक्स का मतलब है उसकी डायनेमिक्स। एक्चुअली होता क्या है कि जो चार्ज है, चार्ज, उस चार्ज को लेकर के चार्ज का जो बिहेवियर है, चार्ज की जो फीचर्स है, अगर आप उसके आधार पे देखेंगे तो जब चार्ज रुका हुआ होता है और जब चार्ज मोशन में होता है, दोनों बातें मैंने आपसे बोल दी। चार्ज जब रुका हुआ है और चार्ज जब मोशन में है, राइट? उस दोनों अवस्थाओं में, दोनों फिजिकल स्टेट में चार्ज का बर्ताव, चार्ज का बिहेवियर अलग अलग तरह का होता है। तो यहां पर हम लोग चार्ज के दोनों बर्ताव के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले बार हम लोग पढ़ेंगे जब चार्ज रेस्ट पे होगा, चार्ज इज एट रेस्ट, राइट? और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं जब चार्ज मोशन में होगा, चार्ज इज इन मोशन। तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? चार्ज को रेस्ट में रखने वाले हैं और स्टडी करने वाले हैं, और फिर चार्ज को मोशन में लाएंगे और फिर स्टडी करेंगे। ठीक है? चार्ज जब रेस्ट में है और आप स्टडी कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आपको एक यूनिट पूरी पढ़नी है, या इसे आप एक चैप्टर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई के दौरान चार्ज रेस्ट पे होगा। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी, यानी रुका हुआ। ठीक है? और जब चार्ज मोशन में आएगा तो यहां पर हम लोग दो बड़ी यूनिट पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही चार्ज चलेगा करंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बातें करने वाले हैं, मैग्नेटिक्स। तो पहली चीज है करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी है मैग्नेटिक्स। और ये ताना बाना, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक्स का ताना बाना बुन करके हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एंट्री कर जाएंगे। ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले चार्ज को रेस्ट में रख के स्टडी करने वाले हैं और फिर चार्ज को मोशन में ला करके स्टडी करने वाले हैं। तो आप अपनी नोट्स में इस तरह से चाहे तो लिख सकते हैं कि चार्ज रेस्ट पे है और चार्ज मोशन में है। ऑलराइट? राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज रेस्ट पे है और चार्ज जब रेस्ट पे है तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद हमारी एंट्री हो जाएगी मैग्नेटिज्म में। ये पूरी कहानी है इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। क्लियर है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। अब सारी कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? चार्ज के पीछे। तो हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे? चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? तो पूरी कहानी पहले हम लोग चार्ज के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम इसको स्टेशनरी मान के पढ़ाई करेंगे और फिर इसको मोशन में मान के पढ़ाई करेंगे। राइट? तो सबसे पहली बात, व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? राइट? देखिए, चार्ज जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि आप कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते किसे? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है क्या? यह प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट, मतलब अपने आप इस ब्रह्मांड में पाई जाती है, इस यूनिवर्स के अंदर ये एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। राइट? थोड़ा इसका फील लाते हैं कि मतलब प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मैंने आपको ये व्यक्ति दिखाया,
और मैंने कहा कि इस व्यक्ति के पास एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है कि ये ईमानदार है, यानी इसके पास क्या है, ऑनेस्टी है। अब आप इस व्यक्ति से जाके पूछिए कि भाई साहब जरा ईमानदारी दिखाएंगे क्या, तो क्या कहेगा, भाई ये ईमानदारी नहीं दिखती है, ईमानदार दिखता है, यानी व्यक्ति दिखता है, ईमानदारी नहीं दिखती। जब मैं चार्ज की बात करता हूं तो चार्ज है क्या, ये एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी कभी भी। इस प्रॉपर्टी को कैरी करने वाले, इस प्रॉपर्टी को रखने वाले लोग आपको दिखेंगे, पर ये प्रॉपर्टी का कोई शेप साइज नहीं होगा। तो आप इसे न इसके शेप को न इसके साइज को कंसीडर करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए किसी भी तरह से, क्योंकि यह है क्या, ये एक प्रॉपर्टी है, सिंपल एक गुणधर्म है, राइट। अब जो चार्ज है वो हकीकत तो यह है कि एक प्रॉपर्टी है, लेकिन हम लोगों ने चार्ज को एज अ क्वांटिटी, एज अ फिजिकल क्वांटिटी भी एक्सेप्ट किया है, एक भौतिक राशि की तरह एक्सेप्ट किया है। और जब फिजिकल क्वांटिटी की तरह एक्सेप्ट किया भाई और बहनों, तो सवाल उठता है ये कैसी क्वांटिटी है, राइट, इसकी क्या कैटेगरी है। तो डेफिनेशन के आधार पे ये डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि है, हिंदी भाषियों के लिए बोल रहा हूं मैं, व्युत्पन्न राशि है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के आधार पे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमने इसको एज अ क्वांटिटी एक्सेप्ट किया। और ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और साथ ही साथ एक स्केलर क्वांटिटी, राइट। और हकीकत क्या है कि चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। क्या चार्ज नाम की प्रॉपर्टी हर एक के पास होती है, नहीं, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी हर एक के पास नहीं होती, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी हर एक के पास नहीं होगी। किसके पास होगी, किसके पास नहीं होगी, अभी उसकी चर्चा मैं करूंगा आपसे, लेकिन पहले इस प्रॉपर्टी के बारे में, इस प्रॉपर्टी को एज अ क्वांटिटी जो एक्सेप्ट किया गया वो मैं आपको समझा रहा हूं। जब फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे इसको एक्सेप्ट किया गया है तो जाहिर सी बात है कि इसकी यूनिट भी कुछ ना कुछ होगी। निश्चित तौर से इसकी यूनिट है कूलॉम, राइट, इसकी एसआई यूनिट है, क्या चीज है, कूलॉम। कूलॉम इसकी एसआई यूनिट है, कूलॉम साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है ना। तो दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। इसकी और भी यूनिट होती है, जैसे अब एक कूलॉम कहते किसे हैं ये भी समझ लीजिए कि आखिर आप एक कूलॉम कह किसको दे रहे हैं, कौन सा ऐसी वैल्यू ऑफ चार्ज है जिसे आप एक कूलॉम का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो एक कूलॉम जो होता है वो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स आप ले लीजिए, है ना। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आप इतने इलेक्ट्रॉन्स आप इकट्ठा ले लीजिए, उनका जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड एज 1 कूलॉम, राइट, दैट इज कॉल्ड एज 1 कूलॉम। क्लियर है। ये नंबर और भी हो सकता है लेकिन ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो मिल करके एक कूलॉम बनाते हैं, राइट। और भी इसकी यूनिट होती है, जैसे इसकी यूनिट होती है सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट इसकी होती है ईएसयू, हिंदी में कहते हैं हिंदी में कहते हैं, फुल फॉर्म कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 ESU ऑफ चार्ज जो होता है, 1 ESU ऑफ चार्ज जो होता है
वो बराबर कितने के कूलम के होता है? 1/3 इंटू 10⁹ कूलम। ये सीजीएस यूनिट। इस ESU को 1 ESU ऑफ चार्ज को स्टैट कूलम भी कहते हैं, स्टैट कूलम। ठीक है, और भी बहुत सी यूनिट्स होती हैं। एक यूनिट और आपको मैं बता देता हूं, 1 फैराडे। 1 फैराडे, और 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। 96,500 कूलम की जो चार्ज होती है उसको 1 फैराडे कहा जाता है। ये जो चार्ज होता है ये एक्चुअली 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितने का चार्ज है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो दैट इज कॉल्ड एज 1 फैराडे। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं चार्ज की यूनिट्स को, राइट? बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने ये जान लिया कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और उसे हमने एज अ फिजिकल क्वांटिटी भी एक्सेप्ट किया हुआ है। और फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे ये चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक, आई होप आपके समझ में आ गया। मैं मामले को बढ़ाता हूं आगे। अब आगे का मामला ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चार्ज के फीचर्स क्या क्या है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज से जुड़ी हुई बातें सब आपसे डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा पहले? चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है, राइट? क्लियर है? चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी को कैरी करने वाला जो कैरियर होगा, चार्ज कैरियर जो होगा, उसे हम क्या कहेंगे? चार्ज पार्टिकल कह देंगे। चार्ज्ड पार्टिकल। समझ में आ रहा है? ये जिसके पास भी मौजूद होगा, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी जिसके पास भी मौजूद होगी, हम उसे चार्ज पार्टिकल कहेंगे। आप लोगों के स्तर पे, यानी हम लोग जब बात करते हैं 12th के या इस लेवल पे, अगर मैं बात करूं आपसे, तो हमें 2 ही पार्टिकल ऐसे मिलते हैं जिनके पास चार्ज है। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन और दूसरे का नाम क्या है? प्रोटॉन। देखिए, आप कहेंगे जी नहीं सर, और भी तो है बहुत से। हाँ है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, अगर हम लोग निचले लेवल पे बात करें पढ़ाई के, तो 2 पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनके पास चार्ज होता है। यही चार्ज नाम की प्रॉपर्टी को रखे होते, राइट? देखिए, चार्ज दुनिया में उसी के पास होगा, चार्ज दुनिया में उसी के पास होगा जिसके पास मास होगा, जिसके पास मास होगा। अगर मास नहीं तो चार्ज का सवाल पैदा नहीं हो। यानी चार्ज होना इस बात की जमानत है, इस बात की गारंटी है कि मास उसके पास है। और आपने मास के बारे में पढ़ ही रखा है, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो जिसके पास चार्ज है उसके पास मास होगा ही होगा, बिना मास के चार्ज का अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन मास जहां है वहां चार्ज हो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, मास भी है। प्रोटॉन के पास चार्ज है, मास भी है। लेकिन न्यूट्रॉन के पास मास तो है, चार्ज नहीं है। तो मास होने से चार्ज होने का दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन चार्ज होने से मास होने का दावा किया जा सकता है। ठीक है? तो सबसे पहला फीचर मैंने आपको बता दिया कि चार्ज नाम की प्रॉपर्टी कहां मौजूद होगी और कहां मौजूद नहीं होगी। देखिए,
चार्ज को कैरी करने वाला चार्ज पार्टिकल है, राइट है। जो चार्ज को कैरी करे वो चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मास के बारे में जब हम बात करते थे तो मास जो है वो भी एक प्रॉपर्टी थी, है ना, और उनके पास पाई जाती थी जो मटेरियल बॉडी हुआ करते थे। चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, और चार्ज जो ये प्रॉपर्टी होती है भाई और बहनों, ये दो फ्लेवर में पाई जाती है। अब मैंने अभी क्या बोला आपको, अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल किया मैंने, दो फ्लेवर में। आप ये भी कह सकते हैं कि चार्ज दो तरह के होते हैं, लेकिन मैं बेहतर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि चार्ज दो फ्लेवर में पाया जाता है। अभी फ्लेवर का क्या मतलब है? आप लोगों ने आइसक्रीम तो खाई होगी निश्चित तौर से। आइसक्रीम चाहे बटर स्कॉच हो या ब्लैक करेंट होगी, दोनों ठंडी। लेकिन बटर स्कॉच और ब्लैक करेंट में क्या फर्क आएगा? टेस्ट का फर्क आएगा, फर्क आएगा टेस्ट का। लेकिन आइसक्रीम दोनों ठंडी होगी। क्या आपने कभी हॉट आइसक्रीम खाई है? नहीं, हॉट आइसक्रीम की बात करना मूर्खता है। ठीक उसी प्रकार से चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके दो फ्लेवर हैं। दो फ्लेवर का मतलब होता है कि कुछ तो अलग है उनमें, जिसकी वजह से उनके बर्ताव में फर्क आता है। प्रॉपर्टी इज सेम, प्रॉपर्टी तो चार्ज ही है दोनों के पास, लेकिन उनका फ्लेवर अलग है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ह्यूमन दो हैं, तरह के हैं, एक मेल और एक फीमेल। बाकी भी तरह के होते हैं, मैं जानता हूं, इसीलिए नीट भी ऑप्शन देना शुरू कर दी है। लेकिन मैं मुख्यतः दो तरह के होते हैं, मेल एंड फीमेल। दोनों ह्यूमन है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस होता है दोनों। ठीक है, उसी प्रकार से चार्ज के भी दो फ्लेवर हैं। एक फ्लेवर का नाम है पॉजिटिव चार्ज और एक फ्लेवर का नाम है निगेटिव चार्ज। क्लियर है? और यह बात बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन है ये। और आप कहेंगे पॉजिटिव निगेटिव कैसा नाम रख दिया? अच्छा रख रहता, इसका नाम होता राकेश और इसका नाम होता सुनीता। वाओ, क्या बात होती। अगर किसी का नाम हो तो बुरा ना माने वीडियो देखने वाले लोगों। राकेश और सुनीता होता तो कितना मजा आता। मजा तो आ जाता कि राकेश नाम है, सुनीता है नाम है, बहाने बहाने से हम लोग नाम भी ले लेते। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती? प्रॉब्लम ये होती कि हमारी सारी मैथमेटिक्स गड़बड़ा जाती। कुछ बॉडीज के पास चार्ज मौजूद है, लेकिन टोटल चार्ज जीरो आ जाता है। अब राकेश प्लस सुनीता जीरो कैसे आएगा? आएगा? नहीं आएगा। पर प्लस और माइनस को जोड़ोगे तो जीरो आ सकता है। तो इसलिए एक चार्ज का नाम पॉजिटिव और दूसरे का नाम निगेटिव ले लिया गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक पॉजिटिव फ्लेवर है और एक निगेटिव फ्लेवर है। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी एक जैसा अगर चार्ज है तो रिपल्शन हो जाएगा, और अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो अट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए और याद करने की कोशिश करिए। मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं। मैं कहता हूं कि एक बॉडी है, m मास है m1 और एक m2 मास है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बात बताइए, क्या यहां पर चार्ज है? क्या इनके पास चार्ज है? पूछूं मैं आपसे, तो आप बोलोगे अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, बोलो चार्ज, फिर इसका मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? भाई मास की वजह से अट्रैक्शन होता है, ये बात तो पता है आपको। अगर एक प्लस और एक माइनस हो जाए तो भी तो अट्रैक्शन होगा। यानी अट्रैक्शन हो रहा है। अगर मैं आपसे कहता
तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये अट्रैक्शन मास की वजह से हो रहा है या चार्ज की वजह से हो रहा है। हो सकता है मास ही की वजह से खाली अट्रैक्शन हो रहा है, चार्ज हो ही ना। तो अगर मैंने कहा कि भाई दो बॉडी रखी है और दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, क्या आप चार्ज के होने का दावा करते हैं? आप बोलेंगे नहीं, दावा नहीं कर सकते, क्योंकि मास की वजह से भी अट्रैक्शन होता है। तो हो सकता है कि अट्रैक्शन की वजह मास हो, चार्ज ना हो। सही बात है। लेकिन मैं आपसे कहता कि सुनिए, दो बॉडी है और दोनों में रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। अब बताइए, क्या इनके पास चार्ज है? आप सीना ठोक के कहोगे कि चार्ज ही है भाई, और कुछ हो ही नहीं सकता। चार्ज डेफिनेटली है, 110% है, वरना रिपल्शन क्यों हो रहा है? मास की वजह से रिपल्शन हो नहीं सकता। चार्ज इनके पास मौजूद होगा और एक ही फ्लेवर का होगा, इसी वजह से रिपल्शन हो रहा है। तो अगर आपसे कोई कहे कि मुझे बताइए अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स में कौन सा फोर्स ज्यादा बेहतर है, जो चार्ज के अस्तित्व की दावेदारी करता है, विच मेक श्योर दैट द चार्ज एग्जिस्ट, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। ठीक है। रिपल्सिव फोर्स इस बात की गारंटी देता है कि चार्ज नाम की प्रॉपर्टीज दुनिया में है। यदि आप चार्ज के अस्तित्व को नकार दो, इफ यू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, आप इस रिपल्सिव फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाओ। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि चार्ज दो फ्लेवर में होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और यहां पर एक बात और मैंने आपको बता दी, रिपल्सिव फोर्स इज बेटर मैनिफेस्टेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज। प्रतिकर्षण बल इस बात का ज्यादा बड़ा प्रमाण है कि चार्ज नाम की चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वरना चार्ज तो प्रॉपर्टी है, दिखेगी थोड़ी अपने को, है कि नहीं है? दिखेगी कहां? दिखती नहीं है चार्ज। हमें चार्ज पार्टिकल दिख सकता है, चार्ज बॉडी दिख सकती है, चार्ज नहीं दिखती। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। आई होप ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि चार्ज जो है दो फ्लेवर में आता है। नेक्स्ट देखिए, चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। समझिएगा, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज की क्वांटाइज्ड, इस शब्द का पहले मतलब समझते हैं। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी सर्टेन अमाउंट का, किसी सर्टेन वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होना। सर्टेन वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होना। समझिएगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में सिर्फ 100 रुपए की नोट छपने लगे, बाकी सारी नोट बंद हो जाए, गुलाबी वाली 2000 की, हरी वाली सब बंद हो जाए, सिर्फ 100 रुपए की नोट छपे, तो हमारे यहां सबसे सस्ती चीज कितने रुपए की आएगी? कितने रुपए की आएगी सबसे सस्ती चीज? 100 रुपए की। उससे महंगी 200, उससे महंगी 300, 250 की कोई चीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 250 की इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 50 रुपए लाएंगे कहां से? अब चूंकि आप लोग टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, तो ये मत कहिएगा पेटीएम कर देंगे 50। ये मान लेना है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। तो अगर 100 रुपए की ही सिर्फ नोट छपेगी तो हम ये कहेंगे कि जो कीमतें हैं वो क्वांटाइज्ड हो गई, प्राइसेस आर क्वांटाइज्ड। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन वैल्यू विच इज 100 रुपीज, 100 रुपए का ही मल्टीपल आएगा। दुनिया में किसी की भी कीमत कितने रुपए हो सकती है? 600 रुपए? यस। 650? नहीं, क्योंकि 50 रुपए की नोट नहीं आती। ठीक उसी तरीके से चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है, एक सर्टेन वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है।
और वो सर्टेन वैल्यू कौन सी है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या कह लो चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो क्वांटाइजेशन है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ई। कहीं पर भी जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का या तो n गुना प्लस में होगा या n गुना, यहां पर n जो है एक होल नंबर मतलब एक संख्या है, इंटीजर है कोई। क्लियर? E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है विच इज चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। तो इसी का मल्टीपल होगा, ठीक है, इसी का मल्टीपल होगा। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कवर करने वाले का नाम है माइकल फेराडे, जिन्होंने अपने इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट के दौरान इसको डिस्कवर किया, लेकिन प्रयोगात्मक तौर से एक्सपेरिमेंटली इसको बताने वाले थे, उनका नाम है मिल्कन। मिल्कन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे कहीं कि मिल्कन ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप लिया, एक चैम्बर लिया, उसमें ऑयल ड्रॉप गिराया और उसका चार्ज कैलकुलेट किया। तो जब चार्ज कैलकुलेट किया तो पता चला कि इसी का इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, बहुत सी चीजें दुनिया में क्वांटाइज्ड होती है, सिर्फ चार्ज ही नहीं है। आपने कई जगह क्वांटाइजेशन का जिक्र पढ़ा हो। परंतु भाइयों बहनों, चार्ज के क्वांटाइजेशन को लेकर के दो बातें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। बात नंबर एक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो माइक्रो लेवल पे आप इग्नोर नहीं कर सकते। माइक्रो का मतलब बहुत छोटे छोटे चार्ज की जब आप बात करते हो तो आप इग्नोरेंस नहीं कर सकते, लेकिन बड़े लेवल पे जब आओगे, मैक्रोस्कोपिक व्यू में देखोगे, आप मैक्रोस्कोपिक तरीके से इसको सोचोगे, जैसे एक कूलाम चार्ज की बात करोगे, एक कूलाम बहुत बड़ा चार्ज हो गया, तो यहां पर ये ऑब्जर्व नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक लाइन देखूं यहां से यहां तक, तो ये लाइन मुझे कॉन्टिन्यूअस लाइन दिख रही है, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि बीच में कोई ब्रेकिंग है या कुछ भी ऐसा है। लेकिन जरा गौर करके देखिए, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखना शुरू करें, इसको और बड़ा जूम करते चले जाएं, आप ऐसा समझ लो, तो अगर आप जूम करेंगे तो आखिर में आपको दिखाई देगा कि ये छोटी छोटी बिंदुओं से मिल करके ये लाइन बनी, राइट? कब दिखाई देगा? जब इसको जूम करोगे, यानी एकदम माइक्रो लेवल पे जाकर के ऑब्जर्वेशन करोगे इस लाइन की, तो आपको ये अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप बाहर से बड़े लेवल पे देखोगे तो ये ऑब्जर्व ही नहीं होगा आपके। ठीक उसी तरीके से अगर आप छोटे चार्ज की बात करो, जैसे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, बहुत छोटा चार्ज, इसके बाद आपको ब्रह्मांड में जो चार्ज दूसरा मिलेगा वो मिलेगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इसका 2 गुना मिलेगा, फिर इसका 3 गुना मिलेगा, फिर इसका 4 गुना मिलेगा। ठीक? तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का कोई चार्ज मिल जाए, 3.2 ही मिलेगा, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 नहीं मिलेगा। पर आप बड़े स्तर पे जाते हो, मैक्रो लेवल पे, तो 1 कूलम की बात करो, तो ऐसा नहीं है कि 1 कूलम के बाद सीधे आपको 2 कूलम मिलेगा ना, 1 कूलम के बाद 1.001 कूलम भी मिल सकता है, उसके बाद 1.1 कूलम भी मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही जब आप मैक्रोस्कोपिक पे जाओगे तो ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, माइक्रोस्कोपिक पे जाओगे तो ऑब्जर्वेशन होगा। तो जब आप माइक्रोस्कोपिक पे जाते हैं तो क्वांटाइजेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड, पर आप मैक्रो पे बात कर रहे हो, बड़े चार्जेस पे बात कर रहे हो, तो वहां पर इग्नोर किया जा सकता है ना। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा, वहां भी इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अरे भैया, ये लाइन बनी होगी तो बिंदुओं से ही बनी होगी, पर बिंदुओं को हम इग्नोर कर दे रहे हैं क्योंकि हम लाइन देख रहे हैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब हम बड़े चार्ज की बात करेंगे तो वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो चार्ज क्वांटाइज होता है, माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पे मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड एक और बात है, अगर मैं इसकी बात मान लूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात मान लूं, तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे छोटा चार्ज कौन हो सकता है, तो सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, सबसे छोटा चार्ज। परंतु एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं क्वार्क थ्योरी। क्या कहते हैं? क्वार्क थ्योरी। अब ये क्वार्क थ्योरी क्या है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। ये थ्योरी एक्चुअली क्यों आई दुनिया में? ये थ्योरी आई न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में फोर्स लगाते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन से भी लगाता है फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से भी फोर्स लगाता है, मतलब न्यूक्लियॉन्स का आपस में फोर्स लगता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक बहुत मजबूत बल लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है प्रोटॉन का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन से। यह फोर्स क्यों लगता है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए क्वार्क थ्योरी है। और यह कहती है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं और वो प्रोटॉन होते हैं, ये एक समूची एंटिटी नहीं है, इट्स नॉट अ सिंगल एंटिटी। ये मिलकर के बनी हुई है बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल से। उन एलिमेंट्री पार्टिकल का नाम क्या है? क्वार्क। क्वार्क अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे खोजे गए। मैं यहां पर क्वार्क के दो फ्लेवर की बात करूंगा। दो फ्लेवर, फिर वही बात है, जिस तरह से चार्ज का दो फ्लेवर वैसे क्वार्क का दो फ्लेवर। एक फ्लेवर कहलाता है अप क्वार्क और एक फ्लेवर कहलाता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो +2e/3 लिया जाएगा और डाउन क्वार्क का चार्ज -e/3 लिया जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3 और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3। यानी अगर मैं इस थ्योरी को सत्य मान लूं तो यह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से निकली हुई इस बात का खंडन कर सकता है कि भाई सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन से छोटे क्वार्क का चार्ज है। परंतु अभी मैं इसके आगे भी बात बताऊंगा, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। और इस थ्योरी का कहना यह है कि जो न्यूट्रॉन है वो एक अप और दो डाउन से मिलकर बना। एक अप लो और दो डाउन लो, देखो 0 आएगा नेट चार्ज। और प्रोटॉन 2 अप और एक डाउन से मिलकर बना है। 2 अप और एक डाउन, ये 2 लो और ये 1 लो, +e आ जाएगा, देख लेना। और होता क्या है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में या न्यूट्रॉन और अन्य न्यूट्रॉन के बीच में या प्रोटॉन और अन्य प्रोटॉन के बीच में इन्हीं क्वार्क का लेन देन होता है। और लेन देन होने की वजह से इनमें एक फोर्स डेवलप हो जाता है जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक बात है? क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं इस थ्योरी की बात मानूं तो इसका मतलब यह हो गया भाई और बहनों कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज दुनिया में मौजूद है, लेकिन हम इसके बारे में नहीं बात करते। हम फिर भी दुनिया में सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन को ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, यानी ये बाहर नहीं मिलते। ये ऐसे नहीं कि क्वार्क जा रहा ना, ऐसा नहीं होगा। दे विल रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस और उनका व्यवहारिक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, बस ये यहीं तक लिमिटेड है, न्यूक्लियस तक लिमिटेड। ठीक बात है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे दो बातें थी जो मैंने आपसे कर ली। पहली बात, माइक्रोस्कोपिक पे इग्नोर नहीं होती, मैक्रोस्कोपिक पे इग्नोर कर सकते हैं। और क्वार्क का मॉडल भी कहीं ना कहीं इसका खंडन करेगा, लेकिन ये पूरी तरीके से खंडन करने वाली बात नहीं है। एक पॉइंट था वो मैंने डिस्कस कर दिया।
ठीक बात है। तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे। चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इस बात को भी समझिएगा, चार्ज कंजर्व होने का मतलब है नेट चार्ज कंजर्व होना। देखिए, आपको इस दो भाषा में आपको फर्क समझना पड़ेगा, चार्ज और चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल या चार्ज बॉडी, आप जो भी बोलिए, चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी। देखिए, चार्ज और चार्ज बॉडी में फर्क है। चार्ज तो सिंपल एक प्रॉपर्टी है, और चार्ज बॉडी उसको कहेंगे, या चार्ज पार्टिकल उसको कहेंगे जिसके पास ये प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बताया इस ब्रह्मांड के अंदर मौलिक तौर से, फंडामेंटली इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज मौजूद है और प्रोटॉन के पास चार्ज मौजूद है। क्लियर? ये जिनके पास चले जाएंगे उनके पास चार्ज आ जाएगा। तो ये जिनके पास मौजूद है वो चार्ज्ड है, सिंपल सी बात है। तो चार्ज पार्टिकल के बारे में कंजर्वेशन नहीं कह रहा हूं मैं, चार्ज पार्टिकल कंजर्व नहीं होते, चार्ज बॉडी कंजर्व नहीं है, चार्ज कंजर्व है, नेट चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज कंजर्व। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये चार्ज, आपने सोडियम का नाम सुना होगा, इसके पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस कहूं तो इसका नेट चार्ज क्या है? 0। क्यों? जितना प्रोटॉन के पास उतना इलेक्ट्रॉन के पास। समझ में आ गया? क्लोरीन का नाम भी सुना होगा, 17 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन कह रहे हैं। नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। अब हुआ क्या कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए, क्या इस पे नेट चार्ज डेवलप हुआ? सोडियम पे बिल्कुल डेवलप हुआ। एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर चार्ज आया, और प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन गया। इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास 11 प्रोटॉन रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 18। तो ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। सत्यवचन की घड़ी है। पहले अगर आप देखें तो 11 प्रोटॉन और 17 प्रोटॉन, 28 प्रोटॉन, 28 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन, 28 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के 28 प्रोटॉन 28 इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज 0। अब देखते हैं 11 प्रोटॉन 17 प्रोटॉन हो गया, 11 लिख दिया मैंने गलती से, 17 होगा। 17 प्रोटॉन 11 प्रोटॉन 28 प्रोटॉन, अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 28 इलेक्ट्रॉन अभी भी। यानी कि नेट चार्ज जो पहले था अभी भी नेट चार्ज वही है। ये मैंने 11 लिख दिया था, चमड़े का हाथ है, फिसल गया भाई पे। तो 17 11 28 18 10 28 अभी भी वही हाल है, लेकिन सोडियम से सोडियम आयन बन गया। यानी चार्ज पार्टिकल दुनिया में एक पॉजिटिव आ गया और एक निगेटिव आ गया। यानी चार्ज पार्टिकल की संख्या कंजर्व नहीं है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैन बी चेंज। और भी इस दुनिया के अंदर बहुत सी घटनाएं घटती हैं। जैसे एक घटना है पेयर प्रोडक्शन, मैं आपको पढ़ाऊंगा। पेयर प्रोडक्शन, पेयर इनिलेशन, ये सब आपको पढ़ाऊंगा। एक और घटना आपको मैं पढ़ाऊंगा कि न्यूट्रॉन टूटता है तो एक प्रोटॉन बनता है और इलेक्ट्रॉन बनता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन कहते हैं इसे। यह आपको मैं रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाऊंगा कि न्यूट्रॉन टूटा, प्रोटॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया। चार्ज पार्टिकल की संख्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आ गई दुनिया में, लेकिन पहले न्यूट्रॉन के पास नेट चार्ज क्या था? 0। अभी भी दोनों का नेट चार्ज क्या है?
0। तो अगर मैं आपसे कहूं चार्ज कंजर्व है तो आप समझिएगा नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कंजर्व है ब्रह्मांड का। चार्ज पार्टिकल की संख्या कंजर्व नहीं है, उसकी हेराफेरी हो रही है, उसका प्रोडक्शन और उसकी बर्बादी तब हो रही है। पर नेट चार्ज का ना तो प्रोडक्शन किया जा सकता है और ना ही बर्बादी की जा सकती, दैट इज कंजर्व। ठीक है, तो आई होप आप चार्ज के कंजर्वेशन को भी समझ गए होंगे कि चार्ज कंजर्व होता है इसका क्या मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज दो फ्लेवर में होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्व होता है। अब अगली बात आपसे करेंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है उसको समझिए। मतलब चार्ज, जब दो चार्ज मिलते हैं तो जो नेट चार्ज बनता है उसको निकालने का सिंपल तरीका होगा कि आप उन दोनों चार्ज को अंकगणित से, अरिथमेटिक से जोड़ दीजिए। मैं आपको समझाता हूं। एक बॉडी के पास +5 कूलम चार्ज था, एक बॉडी के पास -2 कूलम चार्ज था। ये चार्ज जब इससे मिल गया, यानी ये दोनों मिल गए, तो भाइयों बहनों जो नेट चार्ज बनके तैयार हुआ वो +3 कूलम वाली बॉडी थी। यानी कि 5 कूलम -2 कूलम ये +3 कूलम में बदल गया। सिंपल एल्जेब्रा से जोड़ा गया, सिंपल अंगणित से जोड़ा गया। आप मेरे से कहेंगे इसमें कौन सी चमत्कार है, एडिटिव का कोई सा चमत्कार हो गया? नहीं, बहुत बड़ा चमत्कार है। इसकी गंभीरता को समझिएगा। जब आप लोग आगे चल करके पढ़ोगे कि दो मास फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर के एक नया मास बनाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हीलियम का न्यूक्लियस है या हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस फ्यूज हुए और एक नया हाइड्रोजन बनाए, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर यह पॉसिबिलिटी है कि, पॉसिबिलिटी क्या है, होता ही है कि वहां पर मास जो होता है वो एनर्जी में बदल जाता है थोड़ा बहुत, यानी वहां मास डिफेक्ट होता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो m होता है ये m1 + m2 के बराबर नहीं होता बल्कि कम होता है। यहां पर ऐसी कोई घटना नहीं घटती। जब दो चार्ज मिलते हैं तो यहां पर कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं कॉज होगा, वो सिंपल इतना ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। सिंपल एडिशन से आप इसको जोड़ दीजिए, कोई फालतू की बात नहीं करनी है अपने को, कोई लॉ नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो चार्ज एडिटिव होता है। चार्ज कंजर्व होता है, यह भी मैंने आपको बता दिया। चार्ज एडिटिव होता है, यह भी आपको बता दिया। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यह भी आपको मैंने बता दिया। बहुत सिंपल बातें कर रहे हैं, कोई टफ बात नहीं हो रही, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज दो फ्लेवर में होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो चार्ज होता है वो उसका वो जो प्रॉपर्टी है ना, उसका इफेक्ट अलग अलग तरह का, वो अलग अलग तरह के इफेक्ट पैदा करता है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मास है, तो वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? ऐसा क्या है उसके पास? तो होता यह है, हमको बताया ऐसा जा रहा है कि यह मास ना अपने चारों तरफ एक फील्ड पैदा करता है, कुछ इनविजिबल सी चीज पैदा करता है, और वो इनविजिबल सी चीज किसी दूसरे मास से इंटरेक्ट करती है।
जैसे धरती माँ है, अर्थ है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करती है, वो कुछ इनविजिबल सी फील्ड चीज है समझ लो, जिसकी वजह से मास वाली बॉडी पे अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, मास वाली बॉडी पे अट्रैक्शन लगता है। ठीक, उसी तरीके से जो चार्ज होता है वो भी कुछ इसी तरीके का प्रभाव पैदा करता है, लेकिन यहां पर चार्ज की 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट में 3 अलग अलग तरह का इफेक्ट पैदा होता है। अगर चार्ज की फिजिकल स्टेट को चेंज करेंगे हम तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, जैसे मास का प्रभाव नहीं बदलता, उसका कोई भी फिजिकल स्टेट हो, वो रुका हुआ हो, वो चल रहा हो, वो एक्सेलरेट हो, व्हाटएवर, वो खाली ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करता है, एक तरह का प्रभाव पैदा करता है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है भाई और बहन। चार्ज अगर रुका हुआ है तो भाइयों बहनों अपने चारों तरफ एक खास किस्म की फील्ड पैदा करता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसका डिटेल पढ़ेंगे हम, ये है क्या भला, पूरी बात करेंगे हम इसके बारे में। इस फील्ड की खासियत यह है कि ये किसी अन्य चार्ज पर, अगर किसी अन्य चार्ज को इस फील्ड में रख दिया जाए तो वो उसके ऊपर फोर्स लगा देगी। समझ रहे कि नहीं आप? दूसरा, अगर चार्ज चल पड़े, अब चलने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल पड़े, तो ये चार्ज ई तो पैदा करता ही करता है, साथ में एक नई तरह की फील्ड पैदा कर देता है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। इसका भी जिक्र मैं करूंगा, बड़ी खतरनाक फील्ड है ये भी। लेकिन यहां पर जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो ये जो ई पैदा होती है, ये जो बी पैदा होती है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। हम इसके लिए एक अंग्रेजी इस्तेमाल करेंगे, अनरिलेटेड ई और बी पैदा करता है। मतलब समझिए, ई का भी सोर्स चार्ज है और बी का सोर्स भी चार्ज है। ई ने ई को जन्म देने वाला भी चार्ज और बी को जन्म देने वाला भी चार्ज। यानी इनका और इनका संबंध चार्ज के फिजिकल स्टेट से डायरेक्ट है। यह आपस में अनरिलेटेड फील्ड है, अंग्रेजी है अनरिलेटेड, कोई संबंध नहीं। समझ आ रहा है? लेकिन अगर चार्ज को एक्सेलरेट कर दिया जाए भाई और बहनों, एक्सेलरेशन आ जाए इसके पास, तब ये क्या पैदा करता है? तब ये ई और बी का कॉम्बिनेशन पैदा करता है, डिपेंडेंट ई और बी पैदा करता है। यानी ई बी को जन्म देता है और बी ई को, ई बी को, बी ई को, ई बी को, बी ई को, ई बी को, बी ई को, ऐसे जन्म दे रहे होते हैं। तो ये जो फील्ड पैदा करता है इस समय, उसको हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। सही वर्ड है, ये पैदा करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। भाई और बहनों, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, यहां पर ई और बी का पैदा होना और यहां पर ई और बी का पैदा होने में फर्क है। यहां अनरिलेटेड ई और बी पैदा हो रहा है, ठीक है, और यहां पर जो ई है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे का, कॉम्बिनेशन है। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव, जो भी कहती है। तो 3 अलग अलग अवस्थाओं में 3 अलग अलग तरह के प्रभाव आ रहे हैं। रुकी हुई अवस्था में, अगर U 0 लिख दिया, V अगर 0, रुकी हुई अवस्था में इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाली अवस्था में E और B अनरिलेटेड E और B, और एक्सेलरेटेड अवस्था में कॉम्बिनेशन कह लीजिए या डिपेंडेंट कह लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता है। हम लोग इस चैप्टर में इसी अवस्था की बात करेंगे। जब इस अवस्था में आएगा चार्ज तो हम चले जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये पूरी हमारी जो पहली पढ़ाई होगी जिसमें चार्ज रुका होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ रुके हुए चार्ज की बात होगी,
यानी सिर्फ E की बात होगी, विल नॉट टॉक अबाउट B। और इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात मैंने यहां कर दी। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, बताओ मुझे आप फौरन। चार्ज दो फ्लेवर में होता है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, और चार्ज अलग अलग फिजिकल स्टेट में अलग अलग तरह के प्रभाव पैदा करता है। ठीक, और एक आखिरी प्रॉपर्टी के बारे में आपसे बात करूंगा मैं। आइंस्टीन के मुताबिक मास और एनर्जी का आपस में संबंध है, यानी यह प्रॉपर्टी इससे जुड़ी हुई है। और जुड़े होने का एक दूसरा पहलू यह है कि अगर हम किसी बॉडी के मोशन में परिवर्तन लाएंगे तो इस प्रॉपर्टी में परिवर्तन आता था, क्योंकि एनर्जी में परिवर्तन आ जाएगा। इसका मतलब मास वेरिएंट होता है। एक बॉडी, एक फ्रेम के आदमी के लिए मास कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है, क्योंकि स्पीड कुछ और है। परंतु चार्ज का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए चार्ज का फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं। आप किसी भी स्पीड से चल रहे हो, चार्ज की वैल्यू वही रहेगी हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो अंग्रेजी में लिखेंगे चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या है चार्ज? इनवेरिएंट। चार्ज बदलता नहीं है भाई और बहनों, चार्ज इज इनवेरिएंट। क्लियर है? सिंपल सी बात है, सिंपल सा जिक्र मैंने आपसे कर दिया। चार्ज इनवेरिएंट। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी थी चार्ज की, ये मैंने आपसे एक साथ डिस्कस कर दी, और हमारी पढ़ाई किस क्रम में चलेगी मैं उसकी भी आपसे बात करूंगा। राइट? और ये जो बात है आगे की हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा आपको लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप इंतजार करिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।